हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल दिस इज गौतम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के गणित के पहला अध्याय, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें समुच्चय को पढ़ना होगा। तो समुच्चय को आइए सबसे पहले समुच्चय को ही पढ़ते हैं। तो समुच्चय, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट। समुच्चय बोलते किसको है? समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? तो देखते हैं। वस्तुओं के व्यवस्थित समूह या संग्रह को समुच्चय बोलते हैं। यानी कि वस्तुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है और उनको एक समूह बनाया जाता है, उसको ही हम समुच्चय बोलते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे जैसे कि एस बराबर लिखा है, ये कैपिटल अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का। बराबर में लिखा हुआ है मझले कोष्ठक के अंदर ABCDE, तो ये हो गया अपना समुच्चय। ऐसी कोई संख्या आ जाए तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैपिटल A बराबर मझले कोष्ठक के अंदर 1 2 3 4 5, जो भी हो वो लिख सकते हैं। इतना सीखना है कि जो समुच्चय है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा ही दर्शाते हैं। और जो अवयव होते हैं मझले कोष्ठक के अंदर, अगर अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर है तो उसको क्या करेंगे? छोटे अक्षरों में लिखेंगे। यदि संख्याएं हैं तो उनको मझले कोष्ठक के अंदर ऐसे ही लिख देंगे, संख्याएं जैसी लिखी जाती हैं। वही समुच्चय को लिखने का तरीका देखते हैं। वही है जो हमने अभी बताया है, वही तरीका है। क्या तरीका है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के बराबर में, जैसा ऊपर लिखा गया, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के बराबर में मझले कोष्ठक के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के रूप में लिखा जाता है। या यदि संख्याएं हैं तो उन्हें मझले कोष्ठक के अंदर ही लिख देते हैं। जैसे नीचे दिया गया है, एस बराबर लिखा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हों तो अवयव किस में लिखते हैं? स्मॉल लेटर में, अंग्रेजी वर्णमाला की। यदि संख्याएं हैं तो संख्याओं को लिख देते हैं ऐसे ही जैसी संख्या लिखी जाती है, अंक लिखे जाते हैं। नोट, ये इतना ध्यान रखना कि समुच्चय में एक अवयव एक ही बार लिखा जाता है। यदि समुच्चय में एक अवयव एक से अधिक बार लिख दिया जाए तो उसको शुद्ध समुच्चय नहीं बोलते हैं, या उसको सही समुच्चय नहीं बोलते हैं। वह समुच्चय कैसा समुच्चय कहलाता है? गलत है, तो उसको सुधारना पड़ता है। तो जैसे कि इसमें दो दिए गए हैं नीचे, जैसे एस बराबर लिखा ABCDEFG, इसमें प्रत्येक अवयव अलग अलग है और प्रत्येक अवयव एक ही बार प्रयोग में आया है, तो इसको क्या बोलेंगे? सही समुच्चय। ठीक है। और आगे देखा है अगला, एस बराबर AABCCD, तो इसमें क्या है कि ए डबल बार आ गया है। और ऐसा जो इसका जो नियम होता है कि जो समुच्चय में एक अक्षर या एक संख्या या एक अवयव एक से अधिक बार नहीं आ सकता है। तो इसमें अधिक बार मतलब 2 बार आ गया, ए और सी की भी 2 बार पुनरावृत्ति हो गई, तो यानी कि ये जो समुच्चय है वो गलत समुच्चय है। तो इतना समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद हमें समझना होगा कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, या उसी को बोलते हैं क्रमित युग्म। तो आइए समझते हैं। तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन या क्रमित युग्म किसे बोलते हैं? दो समुच्चयों का गुणा ही कार्तीय गुणन कहलाता है। मतलब कि दो समुच्चय दिए गए होंगे, उनका गुणा करना ही क्या कहलाता है? कार्तीय गुणन या क्रमित युग्म बोलते हैं। जैसे जैसे दो समुच्चय हो गए ए और बी, उनका कार्तीय गुणन क्या हो जाएगा? A क्रॉस B। तो आइए जैसे समझते हैं। जैसे कि A बराबर हमने कोई समुच्चय ले लिया ABCD, ओके। और B बराबर हमने ले लिया कुछ संख्याओं का समुच्चय 1 2 3, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन मतलब कि A क्रॉस B, ठीक है। तो A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो पहले लिखा गया A, तो पहले हम A को देखेंगे। A में क्या लिखा है? अवयव स्मॉल a। और B के साथ में गुणा होना, तो इनका गुणा कैसे होता है? मझले कोष्ठक के अंदर क्या करते हैं? मझले कोष्ठक के अंदर इन दोनों संख्याओं क्रम से, पहले A वाला है तो पहले A का लिखेंगे अवयव, फिर B वाला है तो B का लिखेंगे कॉमा, एक ये हो गया। अब जो पहला अवयव है A का,
उसके साथ में बी के सभी अवयव आएंगे। ठीक है, तो फिर कॉमा लगाइएगा, छोटे कोष्टक के अंदर लिखते जाएंगे। ए के साथ में अब 2 भी आएगा तो ए कॉमा 2 हो जाएगा। अब ए के साथ में 3 भी आएगा तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा 3। तो एक अवयव के हो गए। अब ऐसे ही ये समुच्चय में दूसरा अवयव है बी, तो बी के साथ में भी गुणा करना है इस समुच्चय बी का। तो जो समुच्चय बी है इसके सभी अवयव क्रमशः बी के साथ में ऐसे ही आ जाएंगे जैसे ए के साथ में आए। तो बी कॉमा 1 और बी कॉमा 2, बी कॉमा 3। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद सी भी है तो सी के साथ में भी बी के सभी अवयव क्रम से लग जाएंगे। सी कॉमा 1, सी कॉमा 2, सी कॉमा 3। अभी एक और अवयव बचा हुआ डी, ऐसे डी के साथ में लग जाएंगे। डी कॉमा 1, डी कॉमा 2, डी कॉमा 3 और मंझले कोष्टक के अंदर रख देंगे क्योंकि ये भी एक समुच्चय है। ठीक है, इतना समझ में आया। यदि कह दिया जाए कि दो समुच्चय दे दिए जाएं, उनके अवयवों की संख्या दे दी जाए, तो उनमें जो हम कार्तीय गुणन निकालें तो कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी होगी, ऐसा पूछ लिया जाए। जैसे इसमें हमें डायरेक्ट बताना है कि अवयव कितने होंगे। जैसे माना ए बराबर ऊपरी वाला ले लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और बी बराबर ले लेते हैं 1 2 3, इतना ही ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है कि इसके जो ए क्रॉस बी मतलब कि जो कार्तीय गुणन निकालें तो इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ अवयव। नंबर ऑफ अवयव निकालना है इसका, कि इसके नंबर यानी कि संख्या कितनी आएगी अवयवों की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कार्तीय गुणन में जो संख्या निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं देखिएगा। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी कैसे निकलेगी कि ए दिया गया और बी दिया गया, तो यहाँ लिखेंगे ए के अवयवों की संख्या। ठीक है, ए के अवयवों की संख्या गुणा बी के अवयवों की संख्या तो देखिएगा ए के अवयव कितने हैं, काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4 लिख दीजिए। गुणा बी के अवयव कितने हैं, काउंट कीजिए 1 2 3, 3 है 3 लिख दीजिए। इनका गुणा कर लीजिए तो अवयव कितने हो जाएंगे 12। देखते हैं, अभी ऊपर हमने बनाया भी था, ये देखो इसमें अवयव काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार से हम बना के भी निकाल सकते हैं। और यदि इनकी केवल संख्या ही दी हो, यहाँ लिखा हो कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 4 है और यहाँ लिखा हो कि समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 3 है, तो ये कहीं ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कार्तीय गुणन ए और बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से स्टार्ट होता है संबंध एवं फलन। जो अपन ने कार्तीय गुणन निकाला है तो कार्तीय गुणन में ही संबंध होता है। ठीक है, तो कार्तीय गुणन में से ही हम संबंध को छांटते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं संबंध और फलन के बारे में। संबंध, ठीक है, दो समुच्चयों में होने वाला संबंध ही संबंध कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया, जैसे कि दो समुच्चय ले लिए हमने। पहला ले लिया हमने ए बराबर हमने लिख दिया 1 2 3, ओके। फिर हमने बी में लिख दिया, दूसरा ले लिया बी में लिख दिया हमने 1 4 9, ये लिख दिए। तो संबंध निकालने के लिए हमें पहले कार्तीय गुणन निकालने की आवश्यकता होती है। तो कार्तीय गुणन मतलब कि क्रॉस निकालना, तो ए क्रॉस के बी अभी ऊपर निकाला था, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा जरा। एक के साथ में बी के अवयव पूरे लिखेंगे, तो एक के साथ में पहले 1 आएगा, फिर एक के साथ में 4 भी आएगा, फिर एक के साथ में 9 भी आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके साथ में 2 के साथ में लेंगे सभी,
तो 2 के साथ में 1 भी आएगा, 2 के साथ में 4 भी आएगा, 2 के साथ में 9 भी आएगा। ऐसे 3 के साथ में लेंगे तो 3 के साथ में 1 भी आएगा, 3 के साथ में 4 भी आएगा, 3 के साथ में 9 भी आएगा। तो ये अपने निकल के आ गया पूरे कार्तीय गुणन के अवयव। अब इन्हीं में कोई संबंध दे दिया जाए, इसमें कि मान लो कि एक्स और वाई इस तरह से रिलेटेड करते हैं, यानी कि एक्स और वाई में ऐसा संबंध है। एक्स बोले तो कार्तीय गुणन का पहला पद और वाई बोले तो कार्तीय गुणन का दूसरा पद। ठीक है। अब इनमें कहा गया कि ऐसा इसमें रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि जो y है वो x का वर्ग है। ठीक है, ये संबंध दिया गया। तो हमें जो कार्तीय गुणन हमने पीछे किया है, तो उसी में से हमें क्या करना है, देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कि इसके जिसका y का जो मान है वो x के वर्ग के बराबर हो। तो देखो इसमें दिख रहा है कोई, अगर इसमें देखते हैं पहला मान x का, दूसरा मान y का, तो y का मान जो है x के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो 1 का यदि हम वर्ग करें तो 1 के बराबर है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम r बराबर, r बोले तो रिलेशन, तो r बराबर क्या आएगा, एक तो 1,1 आ गया। ठीक है, फिर इसमें दिया गया है आगे है 1,4। तो क्या हम पहले वाले का स्क्वायर करते हैं, x 1 का स्क्वायर तो 4 के बराबर होता है, नहीं, तो ये गलत है। इसका कर रहे 9 के बराबर नहीं होता, ये भी गलत है। मतलब कि जो संबंध पूछा गया उसके अकॉर्डिंग नहीं। आगे देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर आता है, हाँ, तो ये संबंध का अनुसरण कर रहा है, तो इसको लिख देंगे। 2 का वर्ग 4 होता है, ये 9 के बराबर नहीं, ये भी गलत। 3 का ये हो ही नहीं सकता, 3 का 4 होता ही नहीं। 3 का करेंगे वर्ग, 9 आ रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, 3,9। तो ऐसे इनको संबंध हम छांट लेते हैं। ऐसे ही आगे संबंध पूछे जा सकते हैं। अब आगे इसके आगे पूछ सकते हैं कि संबंध दिया जाए और उसी में ये पूछ लें कि बताइए कि संबंधों का प्रांत बताइए, परिसर बताइए और सहप्रांत बताइए। तो इसी में जैसे ये संबंध दिया गया अपना, इसी में पूछ लिया जाए प्रांत, परिसर और सहप्रांत। ठीक है, यानी कि संबंधों का प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसको समझने से पहले हम ये और जान लेते हैं कि इनका चित्रों द्वारा कैसे दर्शाते हैं। जैसे कि रिलेशन दिया गया, इनको चित्रों में कैसे दर्शाएंगे, तो इनका चित्र कैसे खींचेंगे, संबंध का चित्र खींचना। तो इनका जो चित्र खींचेंगे तो हमारे पास आते कितने, 2 समुच्चय ए और बी। तो ए में कितने अवयव आते देखिएगा, ए में आते 3, 1 2 3 लिख दिया। बी के अवयव लिख लेंगे 1 4 9। ठीक है, अब संबंध अपना क्या था कि जो y है उसका मान x² के बराबर। तो 1 लिखा है, पहला है ए में, ए है। y का मान मतलब दूसरे वाले का कितना है, 1। तो 1 का संबंध सीधा 1 से है डायरेक्ट। 2 का संबंध किससे है, 4 से है डायरेक्ट। 3 का संबंध किससे है, 9 से है। तो इसको हम ऐसा दर्शा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद आता है प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात करना। तो प्रांत और परिसर पहले ज्ञात कर। प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत किनको बोलते हैं। सबसे पहले आता है प्रांत। प्रांत किसे बोलते हैं, प्रांत को अंग्रेजी में बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो डोमेन बोलते किसको है, तो यानी कि जो आर के क्रमित युग्म आए अपने पास, आर बोले तो संबंध, आर के क्रमित युग्म, जो आर के क्रमित युग्म है, क्रमित युग्मों, जो क्रमित युग्म आए हैं, क्रमित युग्मों के प्रथम
अवयव को, यानी कि प्रथम अवयवों को क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं, प्रांत कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अभी अपन ने एक ऊपर निकाला था संबंध, r बराबर क्या आया था अपना? 1,1, 1,4 और 1,9, ये आया था। तो r की, r मतलब रिलेशन के जो पहले पहले अवयव हैं, ये पहला है, इसका भी पहला, इसका भी पहला है। सॉरी, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था। ठीक है, यही था ना। तो यहाँ पर ये पहला जो दिए गए हैं, इनको क्या बोलेंगे अपन? प्रांत बोलेंगे। तो प्रांत बराबर क्या लिखा जाएगा? 1, 2, 3। तो ये अपना हो गया प्रांत। अब ऐसे ही पूछ लिया परिसर क्या होता है, तो देखेंगे परिसर के बारे में। परिसर को अपन इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। ठीक है, रेंज क्या होती है? जो r दिया जाता है, r के क्रमित युग्म, r के क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों को परिसर कहते हैं। मतलब कि जो भी फंक्शन में संबंध दिया गया है, संबंध में जो क्रमित युग्म आए हैं, तो उनके जो अवयव हैं, क्रमित युग्मों के जो दूसरे नंबर यानी कि द्वितीय जो अवयव हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? उन्हीं को कहते हैं परिसर। जैसे ऊपर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1,1 था, 2,4 था, 3,9 था। अब हमें इसका निकालना है परिसर। तो परिसर जैसा कि परिभाषा में लिखा है कि r के क्रमित युग्म के द्वितीय अवयव, तो क्रमित युग्म में ये होगा। अब इसका द्वितीय अवयव, पहला अवयव ये कहलाता है, द्वितीय अवयव ये कहलाता है, तो इसका द्वितीय ये होगा, इसका द्वितीय ये होगा, इसका द्वितीय ये होगा। तो इनका समुच्चय बनाइए तो क्या बनेगा? 1,4,9। तो इसको बोल देंगे अपन क्या? इसको कहेंगे, ये हो गया अपना परिसर। ठीक है, तो इतनी ही जानकारी को पहले आप लोग याद करिए, और थोड़ा एक और रह गया अभी, सहप्रांत, उसको समझ लीजिए। ठीक है, अब रह गया इसमें सहप्रांत। तो देखिए कि सहप्रांत किसे बोलते हैं? सहप्रांत, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोडोमैन। ठीक है, कोडोमैन क्या कहलाता है? कोडोमैन समुच्चय बी को आर का सहप्रांत कहते हैं। समुच्चय जो अपन दूसरा समुच्चय होता है, समुच्चय बी को आर का सहप्रांत कहते हैं। जैसे कि पहले जो अपने पास समुच्चय दिए गए थे, उनका हमने पहले निकाला संबंध, आर निकाला। ठीक है, आर निकालने के बाद जिस दूसरे समुच्चय को अपन ने उपयोग में लिया था, उसी को सहप्रांत कहते हैं। मतलब कि सहप्रांत क्या हुआ अपना? सहप्रांत बराबर बी, समुच्चय बी। अब समुच्चय बी क्या था? समुच्चय बी था अपना 1, 4, 9। तो ये हो गया अपना सहप्रांत। तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके, वो भी समझ सकें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए